नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आपकी आवाज और आपके साथ मैं हूं आसिफ शेख। आपकी आवाज में आज बात धान समस्या और समाधान की। छत्तीसगढ़ के इतिहास में बघेल सरकार ने धान की रिकॉर्ड खरीदी की, मगर यही 92 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी बघेल सरकार के लिए परेशानी का सबब बन गई है। सेंट्रल पूल में धान जमा करने और पीडीएस समेत दूसरे जरियों में धान खपाने के बाद भी 20 लाख मीट्रिक टन धान अतिरिक्त है। इसी धान को खपाना सरकार के लिए सिरदर्द साबित हो रहा है। समस्या के समाधान के लिए अब सरकार ने धान और चावल की नीलामी शुरू कर दी है। विपक्ष सरकार पर हमलावर है तो सरकार केंद्र पर हमलावर है। कई सवाल हैं जिनके जवाब जानने की कोशिश करेंगे। एक खास पैनल भी हमारे साथ जुड़ेगा, लेकिन आइए सबसे पहले एक रिपोर्ट देखते हैं। छत्तीसगढ़ के इतिहास में इस बार सर्वाधिक धान की खरीदी हुई। कांग्रेस की बघेल सरकार ने कुल 92 लाख मीट्रिक टन धान की रिकॉर्ड खरीदी की। कोरोना काल में यह भारी भरकम आंकड़ा भले ही सरकार के लिए कामयाबी हो, मगर अब यही कामयाबी बघेल सरकार के लिए गले की फांस बन गई। 92 लाख मीट्रिक टन धान में से एफसीआई सेंट्रल पूल में सिर्फ 24 लाख मीट्रिक टन ही लेगा। पीडीएस और दूसरे जरियों को भी मिला लें तो सरकार के पास करीब 20 से 21 लाख मीट्रिक टन धान अतिरिक्त है। इस बड़ी मात्रा में धान को खपाने के लिए सरकार ने धान की नीलामी शुरू कर दी। नीलामी खरीदी केंद्रों से ही की जाएगी और साथ ही धान और मिलिंग के बाद चावल की नीलामी भी की जाएगी। धान की नीलामी पर जहां विपक्ष ने सरकार पर निशाना साधा है, तो कांग्रेस का कहना है कि केंद्र की वादा खिलाफी की वजह से ही ये नौबत आई है। एक तरफ हम कृषि कानून का विरोध केवल इसलिए कि मोदी जी की सरकार ने लाई है, बीजेपी की सरकार ने लाया, इसलिए विरोध, लेकिन उसी का अनुसरण अब अतिरिक्त धान के लिए कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये अपने आप में इस बात को सिद्ध करता है कि कहीं न कहीं कांग्रेस की नीति कथनी और करनी में अंतर है। कहीं न कहीं धान की ऑनलाइन नीलामी भारतीय जनता पार्टी के किसान विरोधी नीति का परिणाम है। जो भाजपा के नेता कहते हैं कि केंद्र सरकार भी तो खुले मंडी में बेचना चाहती थी, तो केंद्र सरकार ने खुले मंडी में किसानों को उनके एमएसपी की गारंटी नहीं दिया था। यहाँ पर हमारी सरकार ने एमएसपी में खरीद के उसके बाद खुले बाजार में नीलामी करने जा रही है। किसानों के हितों की पूरी रक्षा की जा रही है। अब सवाल यह है कि धान की बम्पर पैदावार की अगर खपत नहीं हो पा रही तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? क्या कांग्रेस का 1 क्विंटल धान के लिए 2500 रुपए मूल्य देने का वादा, या फिर केंद्र का 60 लाख मीट्रिक टन सेंट्रल पूल में जमा करने की सैद्धांतिक सहमति? और सवाल ये भी, क्या किसानों की खून पसीने से उगाई गई फसल को सड़ने से बचाने के लिए सरकार के पास नीलामी ही आखिरी रास्ता बचा है? रजनी ठाकुर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया, रायपुर। सवाल बहुत सारे हैं जिनके जवाब जानने की कोशिश करेंगे। 3 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। फिलहाल कांग्रेस की तरफ से प्रमोद दुबे जी और वरिष्ठ पत्रकार मधुकर द्विवेदी जी हमें ज्वाइन कर रहे हैं, और अब से कुछ ही देर में बीजेपी की तरफ से भी हमारे साथ मेहमान होंगे। मैं बहुत स्वागत करता हूं आपका प्रमोद जी और मधुकर सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहला सवाल प्रमोद जी आपसे। प्रमोद जी, इन हालातों के लिए कौन जिम्मेदार है? जब इस सवाल की गहराई में उतरते हैं तो आपकी तरफ से जो दिक्कत नजर आती है वो ये कि मैनिफेस्टो में आपने 2,500 रुपए प्रति क्विंटल 1 क्विंटल धान की कीमत देने का वादा किया। उसे आपने निभाया भी, हालांकि चौथी किश्त अभी तक नहीं आई है पिछली बार के धान की, लेकिन उसी से इतना प्रोत्साहित हुए किसान कि धान का रकबा भी बढ़ा, पैदावार भी बढ़ी, और उसके बाद तब ये कैलकुलेशन नहीं किया था क्या कि अगर ये मीट्रिक टन इतना 92 लाख मीट्रिक टन तक अगर पहुंचेगी पैदावार तो खपाएंगे कहां? नहीं आसिफ जी, अगर कोई आदमी व्यापार करता है तो वो निश्चित रूप से उतना ही पूंजी लगाता है जितने में उसको प्रॉफिट होता है। अगर कहीं भूपेश बघेल जी की सरकार या कांग्रेस की सरकार कोई आज से ये काम नहीं कर रही है, डॉक्टर रमन सिंह साहब की भी सरकार थी तो धान कम खरीदती थी थोड़ी बहुत, लेकिन धान तो खरीदती थी। प्रश्न इस चीज का है कि एक जिम्मेदार केंद्रीय मंत्री जी के द्वारा, जो उस विभाग के मंत्री हैं, उनके द्वारा लिखित में ये देना कि हम 60 लाख मीट्रिक टन चावल आपका जरूर लेंगे। उसके बाद उन्होंने राइटिंग में इस बात को कही और बाद में पलट जाते हैं कि वो 24 लाख मीट्रिक टन ही खरीद पाएंगे। तो इसे हम क्या कहें? आखिर कोई भरोसा या कोई विश्वास या विश्वास की हत्या
आखिर इन शब्दों का चयन हम कैसे करें? दूसरी बात, सरकार के पास कोई ना कोई किसानों के लिए अल्टरनेट तो निकालना पड़ेगा, और हम आज भी कटिबद्ध हैं। जिन किसानों को 2500 रुपया का हमने वादा किया है, उनको 2500 रुपया हम जरूर देंगे, और ये विश्वसनीय सरकार इसीलिए है। तो कुल मिलाकर के आप अगर देखेंगे सिलसिलेवार, सरकार, हमने, हमारी राज्य की जो सरकार थी उसने एथेनॉल के लिए परमिशन मांगा कि जो बचे हुए चावल होंगे या धान होंगे उससे हम एथेनॉल बना लेंगे। तो माननीय केंद्रीय मंत्री जी ने कहा कि नहीं, आप अपने धान और चावल से नहीं बनाएंगे, हम आपको चावल देंगे और धान देंगे, तब आप एथेनॉल बनाओगे, और उसका भी परमिशन नहीं दिया। तो आखिर कुल मिलाकर के एक जिम्मेदार सरकार के जिम्मेदार मंत्री द्वारा इस प्रकार की अगर बात कही जाए और उससे वो मुकर जाएं, तो अपनी भाषा में मेरे पास तो इस प्रकार के कोई शब्द नहीं है। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के पास अलग अलग प्रकार के शब्द होते हैं, लेकिन कुल मिलाकर के इस सरकार के पास कोई भी रास्ता इसके अलावा नहीं था, और ये रास्ते को मैं उसी पर प्रमोद जी आपसे बार बार पूछ रहा हूं, उसी पर मेरा सवाल है। देखिए प्रमोद जी, एक एंगल ये है कि आपने 2500 रुपए चुकाए, मैं उसे समर्थन मूल्य नहीं कहता क्योंकि आप भी उसे समर्थन मूल्य नहीं कहते हैं। 1865 के बाद आप उसे किसान सम्मान निधि या किसान न्याय योजना के तहत दी गई अतिरिक्त राशि कहते हैं। तो 2500 रुपए अगर आप 1 क्विंटल के चुका रहे हैं, और आज मार्केट में 1200 से 1400 रुपए प्रति क्विंटल की दर से धान बिक रहा है। मुझे नहीं पता कि अभी आपकी कमेटी ने क्या आपको सिफारिश की और आप कितने में धान की नीलामी करने वाले हैं, लेकिन इसके बीच में जो अंतर की राशि रहेगी, क्या ये आम आदमी, आम छत्तीसगढ़िया के टैक्स की गाढ़ी कमाई का नुकसान नहीं है? एक बात, और आपका उसमें एंगल यह है कि ये केंद्र की वजह से ये दिक्कत आई है, ये नौबत आई है। नहीं, देखिए, अब 62 लाख टन चावल वर्तमान 92 लाख टन धान के अगेंस्ट में हमको प्राप्त होता। अब जो सरकार अगर कहे कि हम आपका धान खरीदेंगे और हम आपके चावल को हम 60 लाख मीट्रिक टन खरीदेंगे, तो स्वाभाविक तौर पर पैदावार बढ़ाने के लिए सरकार हो या कोई भी हो, उसकी तरकीब बढ़ाते हैं, नई नई एक्टिविटीज लाते हैं, नए नए और टेक्निक आते हैं, ताकि हमारा जो किसान है वो समृद्ध बने। पूरा देश तो यही चाहता है ना, क्योंकि ये कृषि प्रधान देश है। मैं अपने अगर उत्पादन को डे बाय डे बढ़ाने की अगर बात नहीं करूंगा, तो आखिर किस सोच की ओर मैं अग्रसर होऊंगा? ठीक, मैं इस पर प्रमोद जी आता हूं आपके पास। डिबेट में हमारे साथ बीजेपी की तरफ से संजय श्रीवास्तव जी भी जुड़ गए हैं। आपने जो सवाल पूछे हैं मैं जरा उनसे पूछ लूं, उनका जवाब ले लूं। संजय जी, स्वागत है आपका डिबेट में। संजय जी, आपसे सीधा सवाल यह है कि सर, ये संघीय ढांचे वाला देश है, इस देश में फेडरल सिस्टम है, केंद्र की अपनी जिम्मेदारियां हैं, राज्य की अपनी जिम्मेदारियां हैं। आपने जब 60 लाख मीट्रिक टन की सैद्धांतिक सहमति दी थी, तो उसके बाद 24 लाख मीट्रिक टन पर क्यों सिमट गए सर आप? नतीजा, अब औने पौने दामों पर नीलामी होगी, क्योंकि हम जानते हैं कि सरकार मंडियों के जरिए से तो खरीद लेगी 1865 समर्थन मूल्य, बाहर मार्केट में, बाहर बाजार में 1300 रुपए, 14 रुपए से ऊपर कोई धान नहीं दे रहा सर, कोई कीमत नहीं दे रहा एक क्विंटल धान की। देखिए, आज जिस वजह को लेकर चिंता प्रकट कर रहे हैं, या फिर हमारे कांग्रेस के नेता चिंता प्रकट कर रहे हैं, इसीलिए तो 3 नए कृषि कानून बने हैं। आज यदि चिंता हो रही है कि बाहर नीलामी होकर औने पौने दाम पर बिकेंगे, इसीलिए किसानों को राहत प्रदान की जा रही है कि भाई एक ऐसा मार्केट तैयार किया जाए, उनका मंडी का जो एमएसपी का है वो तो निर्धारित रहे नए कृषि कानून के तहत। लेकिन यदि किसान उन्नत होना चाहता है, किसान पहले से एग्रीमेंट करना चाहता है, किसान अपनी फसल की। संजय जी, कुछ दिक्कत है? मैं लौट रहा हूं इस पर आपके पास। मधुकर सर, मैं आपके पास आ रहा हूं। मधुकर सर, इस बार सरकार ने वनोपज, मक्का और दूसरी फसलों को भी समर्थन मूल्य पर खरीदने, प्रोत्साहित करने की बात कही। इस बजट में भी उसका जिक्र था कि वनोपज को भी हम, कोदो, कुटकी, रागी, इन सबको हम समर्थन मूल्य पर खरीदेंगे। यह सरकार को अब समझ में आ रहा है सर कि सिर्फ धान पर अगर आप फोकस करेंगे तो इतना धान हो जाएगा कि फिर सरकार के सामने सिर्फ धान ही धान होगा और खपाना मुश्किल पड़ जाएगा। 2500 रुपए उस वक्त समर्थन मूल्य कहा, किसान जमकर प्रोत्साहित हुए,
पूरे प्रदेश में धान का कटोरा है ही, अब धान का पतीला हो गया और इतना धान हुआ कि खपाने को अब समझ में नहीं आ रहा कहां खपाएं। अगर यही पहले सभी फसलों के को प्रोत्साहित किया होता या वनोपज के लिए भी अगर मैनिफेस्टो में शामिल होता तो आज किसान बट गया होता, कुछ धान उगा रहे होते, कुछ वनोपज और कुछ मक्का और दूसरी जगह जा रहे होते। देखिए आशिफ जी, माफी चाहूंगा, दरअसल छत्तीसगढ़ धान का कटोरा ही है और धान का कटोरा ही रहेगा। इसको पतीला शायद ना कहा जाए क्योंकि अभी वो पतीला नहीं बना है। बस ये है कि वो कटोरा सर, इसी कटोरे में 92 लाख मीट्रिक टन धान अभी समेटा नहीं जा रहा है, लेकिन आगे और अगर ये पैदावार बढ़ती है तो पता नहीं कैसे खपाया जाएगा। बेशक नहीं, मैं आपको बताता हूँ। सरकार उसी के लिए तो चिंतित है। मुख्यमंत्री जी ने भी जो अपने बजट भाषण में बात की, विधानसभा में भी ये मामला जब उठा तो साफ कहना है कि भाई हम किसी को भी निराश नहीं होने देंगे। अगर हमने जो वायदा किया है, अपने मैनिफेस्टो में जो बात हमने कही है उसको पूरा करेंगे। और ये जो नीलामी वाली प्रक्रिया जो शुरू हो रही है, मुझे लगता है ये उसी का एक अंग है, उसी सोच का एक हिस्सा है कि भाई कोई भी किसान ये न कह सके कि साहब आपने हमारी धान नहीं खरीदी। और बहुत रिकॉर्ड तोड़ धान खरीदा गया। अब आपने जो सवाल उठाया है बड़ा वाजिब है कि दरअसल अगर इसी तरह यही स्थिति बनी रहेगी तो वो होगा क्या कल उसे सरकार सड़ने देने के लिए इकट्ठा करेगी, या उसका जो स्टोरेज होगा क्या इस तरह का होगा कि कल अभी चंद दिनों बाद, चंद समय बाद, चंद महीनों बाद बरसात शुरू हो जाएगी तो क्या इसलिए कि वो सड़ाने के लिए खरीदा गया है? बेशक अगर सरकार की ये चिंता है कि इसका उपयोग जिस उद्देश्य से खरीदा गया है, एफसीआई अगर इसको ले तो कितना अच्छा होगा। लेकिन आसिफ जी मैं बताऊं, मैं पहले भी इस बात को इंगित करता रहा हूं कि धान जो है वो छत्तीसगढ़ सरकार और केंद्र सरकार दोनों के नाक का सवाल बन चुकी है। तालमेल है ही नहीं। केंद्र सरकार कहती है पहले आप पुराना हिसाब दीजिए तब आगे की बात करेंगे। एफसीआई कहता है कि नहीं साहब, हमारे गाइडलाइन जो हमको मिली है उसके हिसाब से हमारी एक सीमा रेखा है, उससे ज्यादा हम ले नहीं सकते। इधर केंद्र सरकार है, इधर राज्य सरकार है, वो कहती है कि हमने वायदा किया है, हम खरीदेंगे। और बहुत दिलेरी के साथ उन्होंने इस वायदे को पूरा किया भी। लेकिन सवाल वही उठता है जिसकी ओर आपने संकेत किया है कि आखिर होगा क्या? इतना अगर कटोरा वो छलकने लगेगा तो उसका हर्ष क्या होगा? निश्चित तौर पर यह चिंता का विषय है। और मुझे लगता है राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच कोई ऐसे तालमेल की स्थिति बन जाए सैद्धांतिक रूप से, ताकि किसानों का किसी तरह से भी नुकसान दिक्कत यही मधुकर सर कि ऐसी कोई तालमेल या बीच का रास्ता कोई निकलता दिख नहीं रहा है। कई बार दिल्ली भी सीएम जा चुके हैं। मैं लौट रहा हूं इस पर मधुकर सर आपके पास। हालांकि देखिए सबकी यही चिंता है कि किसी भी किसान का एक दाना भी अगर सड़ता है तो वो उसके खून पसीने की कमाई है जो उसने हाड़ तोड़ मेहनत कर उगाई है। मैं संजय जी आपके पास आ रहा हूं। संजय जी, मैं जहां तक आपका जवाब सुन पाया, आपने कहा कि इसीलिए केंद्र सरकार 3 नए कृषि बिल लेकर आई, कृषि कानून लेकर आई कि किसान अब जहां मर्जी चाहे समर्थन मूल्य पर अपनी फसल बेचे। मैं तो आपसे सर इसी सवाल पर एक आगे पूछ रहा हूं कि अगर किसान यही चाहेगा कि हम राज्य की एपीएमसीज में, राज्य की मंडी में सरकार को ही अपना धान बेचेंगे, तो सर आप भी तो एफसीआई के जरिए से अपने सैद्धांतिक सहमति के अनुरूप धान लीजिए ना। वरना अगर किसान धान बेचने आएगा तो राज्य सरकार कहां ले जाएगी इतना धान? सर देखिए आसिफ जी, पहले मेरी आवाज आ रही कि नहीं बता दें? नहीं, मैं आपको आप सुन पा रहा हूं सर। पहले काफी देर इंतजार किया, जब आपकी नहीं आई आवाज तब मैं फिर मधुकर सर के पास शिफ्ट हो गया था। अब आप बोलिए सर। देखिए बात ऐसी है कि आने वाले समय और भविष्य को और किसानों की उन्नति के बाद यदि ज्यादा उत्पादन होता है उसको समझने की आवश्यकता है। हर सरकार की, जिस तरीके से छत्तीसगढ़ की राज्य सरकार की लिमिटेशन है, उन्होंने खरीद तो लिया, अब खरीदने के बाद इसका उपयोग किस तरीके से हो, हम भी चाहते हैं कि इसका उपयोग होना चाहिए। उसी तरीके से केंद्र की एक संजय जी कुछ दिक्कत है, आप जैसे कुछ अहम बात कहने लगते हैं। हेलो संजय जी आवाज आ रही सर? आप नहीं, मैं आपको सुन नहीं पा रहा संजय जी। हेलो जी संजय जी आप बोलिए, आवाज आ रही है लेकिन। हाँ आप बोलिए। देखिए मेरा कहने का मतलब राजनीति है, मैं इसका एक ऑप्शन बता रहा हूँ। जिस तरीके से राज्य सरकार के सामने चिंता कर रहा है कि वो आखिर धान कहाँ रखे, धान सड़ेगा, उसी तरीके से केंद्र सरकार के पास भी एक सीमा है। वो जितना उत्पादन होता था पूरे देश में, जितना उत्पादन हो उसको लेकर रखा, आखिर कहाँ उसका उपयोग करेंगे? पीडीएस के माध्यम से जितना खपत हो गया। और अब देखिए कानून के माध्यम से यही तो है
कि कोई व्यापारी है, कोई दूसरा वर्ग है, कोई दूसरा उपयोग कर सके। और जितनी भी मात्रा में उत्पादन बढ़ता है, अच्छे रेट्स के साथ यदि मार्केट में जाता है, व्यापारियों के पास में जाता है, अच्छे दामों पर जाता है, तो उन खाद्य पदार्थों का उपयोग होगा। आखिर बरसों बरस से 50 सालों से हम यही तो सुनते हैं कि धान सड़ गया, चावल सड़ गया, शराब लॉबी के साथ में एग्रीमेंट हो गया, 1000 करोड़ का धान छत्तीसगढ़ में पिछले साल सड़ गया। यही बड़ी सोच के साथ में राजनीतिक दलों को, पार्टियों को समझना पड़ेगा। हम मानते हैं कि आज आपने लंबे लाख मीट्रिक टन की बात करें, कल हो सकता है 10 साल बाद 200 लाख मीट्रिक टन धान का उत्पादन हो, जिसमें चितना चावल हो, तो क्या केंद्र लेगी या राज्य उसका किस तरीके से उपयोग करेगा? इसीलिए खुले मार्केट पर आने की आवश्यकता है कि धान का उत्पादन का भी आवश्यक रूप से उपयोग हो सके, दरों के साथ साथ इसका उपयोग भी बेहतर तरीके से हो सके। ठीक, मैं संजय जी इस पर आता हूं आपके पास। को समझने की आवश्यकता है। प्रमोद जी, ये जो व्यवस्था आप अब लाए हैं कि हम वनोपज को भी समर्थन मूल्य पर लेंगे, बाकी फसलों को भी हम प्रोत्साहित करेंगे, तो ये व्यवस्था अगर पहले होती तो आपके सामने आज अपनी जरूरत के हिसाब के बावजूद भी आपके पास अतिरिक्त धान होता। इस बार तो खैर बम्पर पैदावार और बम्पर खरीदी हुई, लेकिन अगर यही जो आपने अभी हालिया फैसले लिए, अगर ये उस वक्त फैसले लिए होते तो शायद ये समस्या आपके सामने नहीं खड़ी हुई होती। नहीं आसिफ जी, देखिए आपको टेक्निकली ये समझना पड़ेगा कि छत्तीसगढ़ की जो जमीन, उपजाऊ जो जमीन है, उसमें कौन से फसल ज्यादा अच्छे से सरवाइव कर सकते हैं। जैसे आपने बात मक्का की तो मक्का का जो क्षेत्र है वो सरगुजा और बस्तर के क्षेत्र में ही हम मक्का बो सकते हैं। कोदो कुटकी की जहां तक बात है, हम केवल कवर्धा के क्षेत्र है और बस्तर के पहाड़ी क्षेत्र है, वहां कोदो कुटकी हम पैदा करते हैं। तो आप कोदो कुटकी के अगर रेट निर्धारित अगर सरकार कर रही है तो हमको मालूम है कि इसे एक्सपोर्ट भी करने से आज हमको फायदा होगा। अगर हम सोचेंगे कि 10 साल पहले हम कोदो कुटकी का रेट अगर हम कर देते तो ये तो 10 साल पहले एक्सपोर्ट भी नहीं होता था। तो आवश्यकता आविष्कार की जननी के तर्ज पर जब जहां जैसी आवश्यकता होती है, इस सरकार ने उसी के अनुरूप काम भी किया है। अब दूसरी बात, एक आदरणीय संजय जी बार बार कृषि कानून की बात कर रहे हैं, तो जब सारे लोग, देश के लोग ये चिंतित हैं, तो एक बार केवल एक ही मांग तो कर रहे किसान की, इसमें एमएसपी के दर को कानून के में निर्धारित कर दें कि किसी भी का दर निर्धारित हो जाए, फिर व्यापारी ले, कोई भी ले, व्यापारी का कोई विरोध थोड़ी कर रहा है। पर आ गया होता लेकिन कि बाहर एमएसपी पर ही खरीदी होगी तो आज राज्य सरकार को कमेटी बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ती कि हम अगर नीलाम कर रहे हैं तो उसका रेट क्या रखें, वो एमएसपी पर ही धान जाता। अगर राज्य सरकार भी बाहर नीलाम करती धान, फिर वो नीलामी भी नहीं होती, फिर वो 1865 के हिसाब से ही धान जाता। मधुकर जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। ये जो प्रमोद जी ने बात कही, मैं इस पर सहमत हूं कि ज्योग्राफिकली कुछ जगहों पर कुछ चीजें होती हैं। जांजगीर चांपा आसपास के इलाकों में धान की बंपर पैदावार होती है और धान के कटोरे में भी अगर कोई धान का सबसे ज्यादा पैदावार करने वाला है तो वो जांजगीर चांपा और आसपास के इलाके हैं। लेकिन किसान अपने खेत में सब्जी भी उगा सकता है, लेकिन वो क्यों उगाए सब्जी जब उसे मालूम है कि 1 क्विंटल धान के लिए उसे 2500 रुपए मिलेंगे। आप उसे जाने अनजाने प्रोत्साहित कर रहे हैं, मजबूर कर रहे हैं अपनी आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए। वो धान ही बोएगा, वो कुछ और नहीं बोएगा, जबकि भले ही उसकी मिट्टी में कुछ और भी उग जाए। देखिए आसिफ जी, दुबे जी बिल्कुल सही बात कह रहे थे। छत्तीसगढ़ की अगर आप भौगोलिक स्थिति की बात करें और यहाँ की जो मिट्टी है अगर उस पर गौर फरमाएं तो बहुतायत में धान ही होता है। बिल्कुल छत्तीसगढ़ धान का कटोरा में है, जिसीलिए कहा जाता है कि वहाँ ये इलाका धान उत्पादक इलाका है। जहाँ तक दीगर फसलों का सवाल है और खासतौर से जिनका आपने जिक्र किया, कोदो का, कुटकी का, तो ये कुछ खास इलाके हैं जहाँ बोया जाता है। लेकिन जो दुबे जी ने बड़ी अच्छी बात कही कि देखिए अगर ये चीजें आवश्यकता के अनुसार अगर इनको भी प्रमोट किया जाए, ऐसे उत्पाद को भी, तो बहुत अच्छी बात होगी। क्योंकि देखिए आज बदलते युग में कोदो कुटकी की बड़ी जरूरत पड़ गई है। अगर इसका एक्सपोर्ट किया जाए तो बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा छत्तीसगढ़ के किसानों को। लेकिन अभी सरकार का ध्यान मुझे लगता है इस ओर अभी तक नहीं गया था। लेकिन अब आप कह सकते हैं कि इस वर्तमान सरकार ने कम से कम विधानसभा में इसका जिक्र तो किया। जहां तक सब्जी उत्पादन की बात है, निश्चित तौर पे सब्जी उस मात्रा में छत्तीसगढ़ में नहीं उत्पादित हो पाती। उसकी वजह ये नहीं
सर इसमें बस समस्या एक है कि देखिए प्लान अनुमान एक चीज है और धरातल अमली जामा पहनना एक चीज है। अमूमन बजट कुछ होता है, आर्थिक सर्वेक्षण कुछ आता है, एस्टिमेट कुछ होता है, रियलिटी कुछ होती है। तो जब चीजें अप्लाई हो जाएं तो बेहतर रहेगा। और एक चीज जो कांग्रेस के लिए चिंताजनक है वो ये कि एक होती है डबल इंजन की सरकारें, एक होती है दो विपरीत इंजन की सरकारें। डब्बे वहीं खड़े रहते हैं, दोनों इंजन अपने अपनी तरफ जोर लगाते हैं। तो छत्तीसगढ़ की जनता कहीं उन्हीं डब्बों में सवार तो नहीं है कि भाजपा का इंजन अलग खींच रहा है, कांग्रेस का इंजन अलग खींच रहा है। और ऐसे में जब अगली बार चुनाव होगा तो ऐसे में जनता भी मजबूर हो जाएगी सोचने पर कि इंजन कौन सा ताकतवर है, किसके डब्बे में सवार होना है। ये दोनों के लिए चिंताजनक बात है। साथ मिलकर सरकारें चलेंगी तो ही विकास संभव है, वरना वोट बैंक के चक्कर में तो जनता पिसती है और कुछ होता नहीं है। बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए मधुकर जी।